भाई फाइनली अवतार 3 यानी कि अवतार फायर एंड ऐश थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। ये कहानी इमीडिएटली स्टार्ट होती है जहां पर अवतार 2 यानी कि वे ऑफ द वाटर खत्म हुई थी। तो अगर इन केस तुमने पिछली वाली मूवी नहीं देखी एंड अगर देखी होगी बहुत पहले, अभी यादें धुंधली हो गई है, तो एक बार फिर से जाकर देख लेना। एंड अगर वो भी नहीं तो इसके पिछले पार्ट्स की एक रिकैप ही देख लेना, क्योंकि वो वाली नॉलेज तुम्हें जानना जरूरी है इस मूवी को फुल्ली एंजॉय करने के लिए। एंड दो अवतार 3 का तो मुझे काफी देर से इंतजार था। जब इसका टीजर ट्रेलर भी रिलीज हुआ था तब मैंने इससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाई थी, बट कहीं पर जाकर आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। अब ऐसा क्यों है ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल, दिस इज जॉय एंड यू आर वाचिंग जॉय सामा। तो पार्ट 2 की भयानक लड़ाई में जेक सली और नेत्री के बड़े बेटे नेतियाम के मरने के बाद से कहानी स्टार्ट होती है। जेक सली और नेत्री का जो छोटा बेटा होता है लोआक, वो इस बार हमें कहानी को नरेट करता है कैसे उसके बड़े भाई के डेथ के बाद उन सब के बीच की फैमिली डायनेमिक्स चेंज हो गई। ऐसे जेक सली और नेत्री अपने बेटे के जाने के बाद उस गम से उभर रहे हैं, जहां पर ये लोग अपने गम में डूबे हुए होते हैं। दूसरी तरफ कर्नल माइल्स ये प्लान बना रहे होते हैं कि कैसे फिर से जेक सली से बदला लिया जाए। एंड जिस तरीके से अवतार की यूनिवर्स में ह्यूमंस को ग्रीडी और इविल दिखाया गया है, तुम्हें पता है कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। बट खतरा इस बार सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी आ रहा है, जहां पर इस बार हमें नावी वर्ल्ड की एक नई ट्राइब से इंट्रोड्यूस किया जाता है, द ऐश ट्राइब। एंड पर्सनली मुझे जेम्स कैमरॉन के जो ऐश ट्राइब का कॉन्सेप्ट है ये काफी पसंद आया। ये नावी ट्राइब की वो वाली पार्ट है जिनका जो लैंड होता है जहां पर ये रहते हैं वो एक वॉल्केनिक इरप्शन में कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक तरफ से ये लोग एक डिस्ट्रक्टिव एंड निहिलिस्टिक टाइप पीपल है। मूवी की जो मेन फोकस है ना वो इस ट्राइब पर नहीं बल्कि इनके लीडर वारंग पर होती है, जिसे इस बार मूवी में प्ले किया है ऊना चैपलिन ने एंड शी हैज डन अ परफेक्ट जॉब। तो जो वारंग होती है ना वो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लीडर होती है जो अपने क्लैन के लिए अपने लिए कुछ भी करने को तैयार होती है, कोई भी एक्सटेंट तक। एंड यही सारी चीजें उसे इस मूवी के लिए एक परफेक्ट विलेन बनाती है। इवन कर्नल माइल्स से भी ज्यादा मुझे तो वारंग का कैरेक्टर मूवी में सबसे ज्यादा पसंद आया। एंड इसी वारंग के टॉपिक पर मुझे मूवी की एक फॉल्ट भी नजर आती है जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। एंड वारंग के अलावा भी मुझे इस मूवी में स्पाइडर का जो एक अलग आर्क था वो भी काफी पसंद आया। स्पाइडर मतलब वो आधा ह्यूमन एंड आधा नावी वाला जो बच्चा होता है उसकी बात कर रहा हूं मैं। पता नहीं उसे देखते ही क्यों मुझे टार्जन की याद आ जाती है, क्योंकि टार्जन भी आधा ह्यूमन एंड आधा एप था, इसीलिए शायद। स्पाइडर एक ऐसे सिचुएशन में होता है जिसमें वो पूरी तरीके से अपने आप को ह्यूमन भी नहीं कह सकता और नावी के लोग भी अब उसे डिस्ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। फाइनली जो भी सारी चीजें आखिर में जाकर रिवील होती है उसके साथ वो देखने में तो काफी मजा आता है। फिलहाल जब भी अवतार की मूवीज की नाम आती है तब हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है, नहीं मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। जब भी अवतार का नाम लिया जाता है हमारे दिमाग में आता है एक ग्रैंड न्यू वर्ल्ड, एक इतनी बड़ी और अनोखी दुनिया जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। हर एक मोमेंट पर वो हमें सरप्राइज करती है, जिसके लिए मैं तो रेकमेंड करूंगा तुम इसे जितने बड़े स्क्रीन पर हो सके देखना। एक ऐसा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है जिसको तुम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहोगे। नावी की जो लैंडस्केप्स होती है, जो फ्लोरा एंड फौना होती है, ओशन के जो क्रीचर्स होती है, फ्लाइंग क्रीचर्स होती है, हर एक चीज तुम्हें सरप्राइज जरूर करेंगी। इससे ये तो डेफिनेटली क्लियर हो जाती है कि जेम्स कैमरॉन ने कितनी ज्यादा रिसर्च की होगी इन सारी चीजों को नई तरीके से डेवलप करने के लिए। इवन जो फायर ट्राइब के लोग होते हैं उनके लिए तो जेम्स कैमरॉन ने एक नई लैंग्वेज ही इन्वेंट की है। बंदे के डेडिकेशन को मेरा सैल्यूट है। ये भाई जिस तरीके की मूवीज बनाते हैं इवन इस एज में, ऐसी मूवीज तो हॉलीवुड क्या पूरी वर्ल्ड में कोई बनाने की सोच भी नहीं सकता। तो इन सारी चीजों को जब तुम एक बड़े स्क्रीन पर एक बड़े स्केल पर देखते हो वो डेफिनेटली तुम्हारे आंखों के लिए एक ब्लेसिंग होती है। स्पेशली मेरी तरह जो अवतार फैंस है उनके लिए तो एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है। उनके जो एक्टर्स है उन्होंने तो काफी तगड़ा परफॉर्मेंस दिया ही है। इसके अलावा मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी है वो भी मुझे काफी पसंद आई। स्पेशली जो पानी के बीच में से जाती हुई शॉट्स है या फिर जो आसमान के शॉट्स हमें दिखाए जाते हैं वो काफी अच्छी है। स्पेशली जो एक्शन सीन्स होती है वहां पर तो कैमरा का जो काम हमें देखने को मिलता है, यहाँ वहां से कैमरास निकलकर जो जाती है तुम्हें एक फाइट की ऑल अराउंड एक्सपीरियंस देती है। मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम भी एक फ्लाइंग क्रीचर के ऊपर बैठकर वहीं पर फाइट कर रहे हो। एंड डेफिनेटली IMAX 3D में ये एक्सपीरियंस और भी ज्यादा ग्रैंड हो जाती है क्योंकि इसे IMAX के लिए ही शूट किया गया है। अब ये तो सारी थी अच्छी बात है, बट कुछ ऐसी चीजें भी है जो मुझे उतनी ज्यादा पसंद नहीं आई। इसमें पहले ही आती है मूवी की स्टोरी जो इसके पार्ट 2 की तरह एक बहुत ही ज्यादा सिमिलर स्टोरी लाइन को फॉलो करती है। मतलब जेक सली और उसके फैमिली फिर से रिफ्यूज लेने जाते हैं एक नए लैंड पर, बट वहां पर फिर से लड़ाई हो जाती है एंड ऑल दैट। मैं तुम्हें कुछ भी गिव अवे नहीं कर रहा हूं, बट ओवरऑल मूवी की जो प्लॉट होती है वो बहुत ज्यादा सिमिलर है इसके पार्ट 2 के साथ। स्पेशली इसका जो क्लाइमैक्स है वो तो बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। जब तुम देखोगे उस वक्त तुम्हें पार्ट 2 की याद डेफिनेटली आ जाएगी। ये जो
सारी कहानी को दिखाते हुए एक फाइनल कंक्लूजन पर ले जाना एंड वहां पर एक एपिक बैटल दिखाना, इस वाले फॉर्मेट को अगर जेम्स कैमरॉन अगली मूवीज में चेंज करे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। देखो ये सारी चीजें जब हम पहली बार एक्सपीरियंस करते हैं ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग होता है, बट जब एक ही चीज को हम बार बार दिखाते रहे वो सारी चीजें एक पैटर्न की तरह लगने लगती है जो एक सेम टेम्पलेट को फॉलो कर रही है। क्योंकि इसका पार्ट 4 एंड 5 स्पेक्युलेटेड है 2029 एंड 2031 के रिलीज के लिए, तो एज अवतार फैंस हम चाहेंगे कुछ नया देखना जो हमने पहले एक्सपीरियंस ना किया हो। एंड आई ट्रूली बिलीव जेम्स कैमरॉन एज ए डायरेक्टर जो इसे सक्सेसफुली पुल ऑफ करने का पोटेंशियल रखते हैं। सेकंड पॉइंट में मैं फिर से वही पुरानी बात कहना चाहूंगा कि वारंग का कैरेक्टर मुझे काफी अंडर यूटिलाइज्ड फील हुआ। वारंग का इंट्रोडक्शन एज ए लीडर एंड विलन काफी स्ट्रॉन्ग होता है, बट मूवी के सेकंड हाफ तक जाते जाते वो एक साइड कैरेक्टर बन के रह जाती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हर मूवी के एंड में जेम्स कैमरॉन को वो जो जेक सैली और कर्नल माइल्स के बीच की वो एपिक फाइट दिखाने की चुल होती है वो वारंग के कैरेक्टर को दबा कर रख देती है। इसी चक्कर में वारंग के कैरेक्टर का जो ट्रू पोटेंशियल था एंड हमें कुछ नया भी देखने को मिलता एज अ विलन वो भी मिस आउट हो जाता है। आई विश इस कैरेक्टर के बारे में हमें और भी ज्यादा देखने को मिले, बट क्या कर सकते हैं, सब कुछ कैमरॉन सर के हाथ में ही है। दो अवतार फायर एंड ऐश एक विजुअल मास्टरपीस है जिसको तुम डेफिनेटली एक बार बड़े स्क्रीन पर देखना चाहोगे। इसको देखने के बाद तुम्हें अपने दिल में एक खालीपन सा महसूस हो सकता है। ऑफ कोर्स तुम इसे थिएटर्स में जाकर एक्सपीरियंस एंड एंजॉय कर सकते हो, बशर्ते तुम्हें इसकी पिछली वाली मूवीज भी देखना जरूरी है। और जहां पर कैमरॉन साहब हमें पेंडोरा की दुनिया की और भी सैर कराने वाले हैं आगे इसके पार्ट 4 एंड 5 में, मैं चाहूंगा एज ए फैन कि हमें कुछ नया देखने को मिलता रहे, नहीं तो ये स्टोरी इसी एक टेम्पलेट में फंस कर रह जाएगी। मेरी तरफ से इस मूवी को 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर तुम इस चैनल में नए हो तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा हमारे चैनल के और भी ऐसे तगड़े वीडियोस हैं जिनको तुम जरूर चेकआउट करना। वीडियो अगर पसंद आई एंड मेरा बोलने का अंदाज भी पसंद आया तो फॉर श्योर वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम हर हफ्ते तुम्हारे लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। तब तक के लिए हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। पीस आउट।